नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश ने इस रैंकिंग में अपनी पोजीशन को बरकरार रखी। वहीं दूसरे स्थान पर तेलंगाना की जगह उत्तर प्रदेश ने ली है। तेलंगाना अब थर्ड पोजीशन पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में इस बार चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, पांचवें पर झारखंड, छठे पर छत्तीसगढ़, सातवें पर हिमाचल प्रदेश और आठवें पर राजस्थान रहा है। सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को लेकर है और राज्यों की रैंकिंग कई मानकों मसलन निर्माण परमिट, श्रम के कानून, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना और जमीन की उपलब्धता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके आधार पर मिलती है। तो आप समझेंगे कि असल में इस रैंकिंग में जो बदलाव हुआ है उससे राज्यों में कारोबार की सुगमता किस तरीके से बदल रही है, कंपटीशन किस तरीके से बदल रहा है और साथ ही साथ जिनकी रैंकिंग खराब हो रही है या जिनकी रैंकिंग अच्छी हो रही है, इसका इम्पैक्ट कहां पर और किस तरीके से नजर आता है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे सर हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर रहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर डी के अग्रवाल हैं, प्रेसिडेंट हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के बद्रीनाथ साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। शुरुआत मैं अग्रवाल साहब आपसे करना चाहूंगा क्योंकि मामला कारोबार की सुगमता को लेकर है और जो रैंकिंग है, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और मकसद था कि स्टेट के बीच में कंपटीशन को बढ़ाना और जो एनवायरनमेंट है इंडस्ट्री के लिए उसको ज्यादा अच्छे माहौल की तरफ आगे ले जाना। किस तरीके से ये बदलाव 2020 की रैंकिंग में आप देखते हैं और कई राज्यों की पोजीशन भी बहुत तेजी के साथ बदली है पिछले एक साल में। ये जो रैंकिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ था 2014 में, आई थिंक एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। और जो एक इसका आइडिया था कि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने का और सभी स्टेट्स, क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, जो भी इंडस्ट्री लगनी होती है स्टेट में लगनी होती है और स्टेट के अंदर एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट किया जाए ताकि हर एक स्टेट अपनी कोशिश करे अच्छे से अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए बिजनेस का। तो आई थिंक पर्पस काफी कुछ सफल भी रहा है। और इस बार हमने देखा है कि एक स्टेट जिसकी की रैंकिंग 12वीं रैंकिंग थी पिछली बार 2017-18 की, उस स्टेट ने 10 पायदान पे छलांग लगाई और अब 2 नंबर रैंकिंग पे आ गया है। और हमने अभी देखा भी है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, क्योंकि अभी एक कोविड टाइम के अंदर एक रियलाइजेशन आई कि इंडिया का एक सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर भारत की जो एक कॉल थी, और ऐसे समय में एक पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी कंपनी जो विश्व की कंपनी है उनमें एक अवेयरनेस आई कि कहीं ना कहीं चाइना एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और वहां से लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि जितने भी क्योंकि ये जो रैंकिंग हुई है इसका एक बेसिक पर्पस था कि जितने भी गवर्नमेंट ने जैसे एक रिफॉर्म एजेंडा दिया था, लगभग 80 रिफॉर्म्स का एजेंडा था, 187 रिफॉर्म्स के पॉइंट थे और लगभग 12 ऐसे बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज थे जिसके अंदर की रिफॉर्म्स करने थे। तो जैसे यूपी स्टेट के अंदर जो एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है, उसका एक कारण यही था कि इन्होंने वो सारे रिफॉर्म्स काफी कुछ इंप्लीमेंट किए हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो कि चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहती है, वो काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, यूपी की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अभी सिंगापुर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यूपी गवर्नमेंट के साथ बात की, अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने बात की, जापान के इन्वेस्टर्स ने बात की। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है, जो ये प्रक्रिया शुरू की गई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग करने की, उसका एक फल नजर आ रहा है कि कुछ स्टेट जितना बड़ा इनिशिएटिव यूपी ने लिया, ऐसे ही और भी स्टेट मेरा मानना है कि इससे प्रेरित होंगे और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। पांडे सर, ये जो कॉन्सेप्ट था और जैसा कि कहा अग्रवाल साहब ने कि इसका इम्पैक्ट दिख रहा है स्टेट के विद इन स्टेट, मैं कहूँ जो कंपटीशन है और जो रिफॉर्म्स की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखिए
उसमें काफी तेजी के साथ बदलाव हुए हैं। और वो राज्य कई ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े माने जाते थे, उन्होंने रैंकिंग में काफी अच्छा सुधार किया, मैं कहूँ कि बहुत बड़ा जंप लिया है इंडस्ट्री के नजरिए से। और भारत में अगर स्टेट के अंदर औद्योगिकरण की रफ्तार को बढ़ाने की दिशा में इन कदमों को देखें तो किस तरीके की रफ्तार है ये? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और मैं इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हमने GPIIT में शुरू किया था, वो आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज की रैंकिंग करता है उसमें 10 पैरामीटर्स पर कंट्रीज की रैंकिंग होती है, और जिसमें 190 कंट्रीज में 2014 से पिछले साल 19 तक हम 142 से 63 रैंक पर आ गए थे। तो वो जो 10 पैरामीटर्स थे उसमें से 3-4 ऐसे हैं जो नए बिजनेस के लिए हैं कि नया बिजनेस शुरू करने में कितनी आसानी होती है, बिजली का कनेक्शन मिलने में, कंस्ट्रक्शन परमिट मिलने में कितनी, और इसके अलावा बाकी 6-7 थे जो सभी नए और पुराने सभी बिजनेस के लिए है कि टैक्स पेमेंट करना कितना आसान है, लोन लेना कितना आसान है, या कमर्शियल डिस्प्यूट्स कितनी आसानी से निपट जाते हैं। तो जो इसको लेकर इसमें जो आकलन किया जाता था वो केवल दिल्ली और मुंबई के लिए के आधार पर किया जाता था। तो हमने ये पाया कि दिल्ली और मुंबई तो बहुत मायनों में एक तरह से सैचुरेट हो चुकी हैं, वहां पर फ्रेश इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप कम है, दे आर मेट्रोपोलिस। और जो फ्रेश इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो हमारे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मुफस्सिल टाउन्स में, सिटीज में हो रहा है, जहां पर ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का असर नहीं पहुंचता। तो जो रिफॉर्म कर रहे थे, बहुत से रिफॉर्म ऐसे किए जो केवल दिल्ली और मुंबई के लिए नहीं थे, जब वो रिफॉर्म हुआ तो उसका असर पूरे देश पर पड़ा। लेकिन हमने ये पाया कि जब इन्वेस्टर फैसिलिटेशन और प्रमोशन का काम करते हैं कि केंद्र सरकार के बाद जो जहां पर है कि कंपनी जल्दी से बनाना है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वेब पोर्टल बना के प्रोसेस, एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म बना के वो सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन उसके बाद और जब स्टेप्स में जाते हैं आगे आगे तो स्टेट गवर्नमेंट का, म्युनिसिपल बॉडीज का, उस स्तर पर इन्वेस्टर्स को कई तरह से वो जो हर स्तर पर झेलना होता है, तो वो कैसे निपटाएं। तो में हमने ये सोचा कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाया जाए। तो एक जमाना था कि टैक्स का कंपटीशन होता था कि जब सेल्स टैक्स होता था कि हम इतना सेल्स टैक्स आपको दे देंगे, इतना 5 साल 10 साल का हॉलिडे दे देंगे। वो टैक्स कंपटीशन से फायदा नहीं होता था, जैसे ही वो टैक्स हॉलिडे खत्म होता था उसके बाद वो बोरिया बिस्तर बांध के निकलने थे। अभी उसके बाद सेल्स टैक्स से वैट और जीएसटी आने से वो कंपटीशन खत्म हो। अभी ये नया कंपटीशन है कि कौन कितना सुविधा दे सकता है नए बिजनेसमैन को और पुराने के लिए भी। तो ये जो हमारी जो है ये उन 10 पैरामीटर से कहीं ज्यादा व्यापक है, और इसमें करीब 12 क्षेत्रों में 180 रिफॉर्म एक्शन पॉइंट लास्ट में हमने 18-19 के एक्शन पॉइंट में लिए थे, जिन पर उसकी जांच होती है। और ये जांच होती है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं रिफॉर्म के, वो स्टेट्स खुद आगे बढ़ के तय करते हैं कि हम ये करेंगे। हम सेंटर की तरफ से नहीं बताते कि आपको ये करना है, ये करना है। आप क्या कर सकते हैं, किसमें आप सहज हैं, आप अपना रिफॉर्म एक्शन प्रोग्राम लेकर आइए और उसको हम कंसल्टेटिव वे में एग्री करेंगे और फिर आपको जज करेंगे। जज कैसे करेंगे, ये नहीं कि हम अपना कोई मॉनिटर भेजें। जो बेनिफिशियरीज हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका फीडबैक की बेसिस पर होता है। तो ये जो अभी हुआ है, बहुत बड़ी अभी यूपी के बारे में कहा कि एक बहुत बड़ी जंप ली है। तो उसका एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उसमें जो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा होता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने में बहुत अड़चने आती हैं, और उसमें महीनों सालों का एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं, अलग अलग वजहों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। अब यूपी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अगर इतने वक्त में, टाइम लिमिट तय कर दी 15 दिन 33 में, अगर इसमें एप्लीकेशन तो वो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, कंप्लीशन डीम्ड मान लिया जाएगा।
तो अब उसका जिम्मेदारी रेरा पर और दूसरे ऊपर होगा कि कैसे वो अलॉटीज को सारे और कंप्लायंस सुनिश्चित कराएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर टाइम से वो नहीं दिया तो उसको डीम्ड। तो इस तरह के बहुत सारे जो स्टेट्स में कंपटीशन है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए, टाइम बाउंड अप्रूवल दिया जाए, इसकी वजह से ये संभव हो सका है और ये बड़ी अच्छी बात है। और हम लगातार देख रहे हैं कि पहले आंध्रा और तेलंगाना में नेक टू नेक फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन होता था, अब उसमें और भी स्टेट्स आगे आ रहे हैं। पादरी सर, क्योंकि जब बड़े स्टेट की बात आती है या जो डेवलप्ड स्टेट माने जाते हैं भारत के अंदर कहूँ, लेकिन ये जो रैंकिंग है जिस तरीके से मैं 3-4 साल की रैंकिंग को पीछे अगर देखते हैं, बहुत ज्यादा चेंज ओवर दिख रहा है। दमन दीव जैसे, उत्तराखंड जैसे जो छोटे राज्य हैं, मैं कहूँ कि यूटी हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। जो कि बैकवर्ड स्टेट कहे जाते थे, यूपी जैसे राज्य, वो नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं। तो यानी कि साफ तौर पर जो मकसद था इस रैंकिंग का वो पूरा होता नजर आ रहा है और इन राज्यों में इंडस्ट्री आनी शुरू हो रही है और जिस तरीके के रिफॉर्म्स की जरूरत थी उसके लिए सरकारों पर, इन राज्यों पर दबाव बढ़ा है। देखिए, बहुत सारा फैक्टर्स है जिसमें रैंकिंग में बदलाव आने का इशू बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की बात आप अभी पांडे साहब बोल रहे थे और आपने जो उत्तराखंड के बारे में भी जिक्र किया, झारखंड भी आगे बढ़ चुका है और मध्य प्रदेश जहां द लैंड मास इज सो ह्यूज और वहाँ वेरी फ्यू अर्बन सिटीज है, वहां भी वो फर्स्ट 5 रैंक्स में आ चुका है। इसका ये मतलब है कि इट इज नॉट ए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है मुंबई और दिल्ली को सीमित नहीं है। अब दूसरी बात है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो स्लोगन के साथ मोदी सरकार ने 2014-15 से शुरू किया है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो स्टेट्स को भी कैच ऑन किया है और कैच ऑन करके अब लास्ट ईयर तक आपको याद रहा होगा वर्ल्ड बैंकिंग इंडेक्स जो किया है इन द 6 इयर्स, भारत का तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 79 प्लेसेस इन 6 इयर्स, 6 साल में 79 प्लेसेस हम आगे बढ़ चुके हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। अब स्टेट्स का बारी है कि ये रिफॉर्म्स को आगे ले जाके इंडियन बिजनेसेस और फॉरेन बिजनेसेस को आसानी से यहाँ अपना व्यवहार और अपना कारोबार करने का मौका देने का बात हुई है। हम एक छोटे से एग्जांपल देते हैं, ये रैंकिंग का क्या असर पड़ता है। अभी अभी एक जर्मन जूते का कंपनी था, वो चाइना से रिलोकेट करना चाहते थे। बहुत लोगों को लगा कि भाई कहीं सदर्न स्टेट्स में जाएगा जहां रैंकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वो आगरा के पास आके अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे। मतलब ये है कि द सो कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट्स है, अब दे आर कैचिंग अप विद अ लॉट ऑफ रिफॉर्म। ये एक इश्यू है। सेकंड इश्यू मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड ओवर जितना भी कंपनियां हैं इस रैंकिंग्स को बहुत सीरियसली लेके अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि भाई इंडियन बिजनेसमैन इसके ऊपर क्यों आगे बढ़ के पार्टनरशिप की मोड में आगे क्यों स्टेट्स के साथ नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सिंगापुर वाले आ सकते हैं, जर्मन आ सकते हैं, फ्रेंच कंपनीज आ सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की फॉक्सकॉन आ सकता है तमिलनाडु में। लेकिन इंडियन बिजनेसेस अभी भी जितना भी रैंकिंग अच्छा बना, रिफॉर्म्स अच्छा किया है, अभी भी अपना लिक्विड रिसोर्सेस को साथ रख के अभी भी मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच की मोड में क्यों रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है कि कविन जी इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा रोशनी डालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेस किया और उसका जवाब अग्रवाल साहब देंगे। अग्रवाल साहब, जब और 2 महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं कि जब वर्ल्ड रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें भारत की जिस तरीके से उछाल आया रैंकिंग में,
और जाहिर है कि जब विद इन स्टेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वहां पर रैंकिंग के काफी ज्यादा चेंज ओवर दिख रहा है, तो साफ तौर पर इसका इम्पैक्ट भारत की ओवरऑल रैंकिंग पर वर्ल्ड लेवल पर भी साफ तौर पर दिखने जा रहा है। लेकिन ये बहुत बद्री सर ने कहा, अग्रवाल साहब, की जब फॉरेन कंपनियां, निवेशक भारत में स्टेट रैंकिंग को देखते हुए आ सकती हैं, तो फिर ऐसे में जो भारतीय कंपनियां हैं वो स्टेट के साथ टाई अप करके क्यों आगे बढ़ने से डर रही है? बद्री साहब ने एक बहुत अच्छा इशू रेज किया है, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अभी तक इंडियन बिजनेसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो अभी नहीं आ रहा था, उसका कारण कुछ और है। क्योंकि अभी हमारा जो पिछले 2 साल का अगर हम बात करें, इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन था, जो डिमांड है, ओवरऑल डिमांड हमारी कम होती जा रही थी, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही थी, और कहीं ना कहीं इवन हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बढ़ नहीं रहा था। और अब ये जो कोविड की सिचुएशन आई है, उसके बाद हालत और भी ज्यादा खराब है। कैपेसिटीज जो पहले एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज थी, उनका ही यूटिलाइजेशन 65% से ज्यादा नहीं हो रहा था। तो ऐसे केस में नई कैपेसिटी क्रिएट करना, आई थिंक अनलेस अनटिल आपके पास बाहर की कंपनी आके प्रोडक्शन करती है या आप उनसे कोलैबोरेट करते हैं और आप बाहर के मार्केट को कैचअप करते हैं, इस तरह की आपकी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, इस तरह की आपकी पॉलिसीज हो, तो शायद मेरा मानना है कि उस समय इंडियन बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे। और अब वो समय आ भी गया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक क्लैरियन कॉल दी है आत्मनिर्भर भारत बनने की, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपनी पहले लोकल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करें और उसके बाद हम पैसिव प्लेयर ना रहें, हमें एक्टिव प्लेयर बनना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बनने हैं। और उन्होंने ग्लोबल इवन सभी कंट्री से भी अपील की है कि हम, इट इज नॉट द कॉस्ट, बल्कि ये एक ट्रस्ट है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा भी है कि कोविड के टाइम में कैसे किसी एक कंट्री की अनरिलायबिलिटी की वजह से पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। तो ये बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब हमें अपनी लोकल सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना है। और इस सब को करने के लिए हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाना है वर्ल्ड की, और हमें यहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों बहुत ही कंपल्सरी इंग्रेडिएंट है अब हमें यहाँ अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाने के लिए, या हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आज अगर हमारी कंप्लायंसेस की कॉस्ट ज्यादा है, कहीं ना कहीं अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कंप्लायंसेस की कॉस्ट कम होगी, ऑटोमेटिकली हमारी कंप्लायंसेस कॉस्ट कम आ जाएगी। लैंड, अगर बैंक सभी स्टेट के पास एक लैंड बैंक क्रिएट करते हैं और एलोकेशन फास्ट होती है और उसकी कॉस्ट कम होती है, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ लैंड कम आ जाएगी। लेबर रेगुलेशन ईज आउट होते हैं, लेबर रेगुलेशन फ्लेक्सिबल होते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर हमारी कम आएगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, ये अगर हम कम करते हैं तो मेरा मानना है कि इंडियन बिजनेसमैन तो आएंगे ही आएंगे आगे, और बाहर के बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी इंडस्ट्री जो कि, बहुत सारी कंपनी जो कि आज चाइना से कहीं और मूव करना चाहते हैं और एक अच्छा डेस्टिनेशन देख रहे हैं। और इंडिया के पास आज मेरा मानना है, जब से ये आत्मनिर्भर अभियान की बात हुई है, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात की, और जितने रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं और जो एक एजेंडा गवर्नमेंट ने लिया है, मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगा और इंडियन बिजनेसमैन भी और बाहर के बिजनेसमैन भी दोनों स्टेट्स में जाएंगे। बद्री सर, Yes, I have big questions because जैसे हम चाइना से जब बाहर आते हैं, वो भारत में आ रहे हैं, या they might be looking at Philippines or Vietnam, but my basic सवाल ये है कि भाई जितनी बड़े मात्रा में जो भारत का बिजनेसेस इसमें जुड़ना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये भी है, एक्सेस कैपेसिटीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एक्सेस कैपेसिटीज इज एन इश्यू फॉर बोथ इंडियन बिजनेसमैन एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। ये नहीं है कि भारत के लिए डिमांड सप्लाई अलग है और वर्ल्ड के लिए अलग है, ये चीज नहीं है। क्योंकि आजकल इंडियन बिजनेसमैन सिर्फ भारत के मार्केट्स की तरफ ही नहीं देख रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ भी देख रहे हैं। मान लीजिए बाहर डिमांड नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ कैसे शॉप सेटअप करेंगे?
मतलब ये है कि भाई मेरे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडियन बिजनेसेस जितना आगे आके अपना कंजर्वेटिव अप्रोच छोड़ के अग्रेसिवली इन्वेस्ट करके वर्ल्ड मार्केट्स को अपना गुड्स के साथ ले जाना है, सर्विसेज के साथ ले जाना है, ये नहीं हो रहा है। मैं अभी कोविड के बारे में नहीं बोल रहा, कोविड के समय में तो सब लोगों का ऐसे इश्यू हुआ है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोविड के पहले, कोविड के बाद, जो पोस्ट कोविड की वर्ल्ड ऑर्डर में, इकोनॉमिक ऑर्डर में इंडियन बिजनेसेस का कितना बड़ा भूमिका हो सकता है, ये सोचने वाली बात। राइट पांडे सर, मैं एक संक्षिप्त में, हाँ बताइए आप कुछ है। नहीं, जो बद्री सर कह रहे थे मैं उसी के साथ जोड़ना चाह रहा था कि ये इसलिए भी जरूरी है कि जब आपके जो अपने बिजनेस हाउसेज हैं, आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, अगर वो उन स्टेट पर भरोसा नहीं जता रही है तो बाहर के जो लोग भरोसा जता रहे हैं वो लंबे समय तक टिकेंगे, इस पर खतरा मंडराएगा। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें इशू अलग है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि नए इन्वेस्टर के लिए और पुराने इन्वेस्टर के लिए कंसिडरेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। नए इन्वेस्टर के में कोई बेड़ियां नहीं पड़ी हैं। जो पुराना इन्वेस्टर है वो किसी जगह फंसा हुआ है, अगर उसकी अपनी कैपेसिटी नहीं यूटिलाइज हो रही है, अगर उसके पास हाई कॉस्ट पुराने लोन्स का बर्डन है, अगर वो रिजोल्यूशन फेस कर रहा है, अगर वो हाई टैक्सेशन फेस कर रहा है, तो जो इंसेंटिव है, जैसे अब आपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स कम है, तो उसकी तुलना पुराने उससे नहीं कर सकते, दैट इज नॉट वे। तो जो बर्डन है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से बंद हैं, तो वो ऐसी चीजें हैं जो उनके वो कंट्रोल से बाहर हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह वो नए और पुराने सबके लिए होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नया जो आएगा हो सकता है वो सफल हो जाए और एक पुराने की कॉस्ट पर सफल हो। जब कोई सफल होगा तो कोई असफल भी होगा, कोई फेल भी होगा, और ये बिजनेस में चलता है। ये कड़वी सच्चाई है जो हर क्षेत्र में आप देखिए, जो नए प्लेयर आते हैं वो नया इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नया लाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पुराना जो है जो उस दौड़ में पीछे रह जाता है उसको एग्जिट करना पड़ता है। लेट अस फेस इट, दैट इज द रियलिटी। सर, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं चाहूंगा चर्चा के आखिर में कि असल में जिस तरीके से ये रैंकिंग में बदलाव हो रहा है, जो पोटेंशियल दिख रहा है, अगर मैं उस पोटेंशियल को स्टेट के देखूं, चाहे वो छोटे हों या पिछड़े हों, उन्होंने दिखाया है कि बदलाव के साथ वो इस रैंकिंग में भी टॉप पर जा सकते हैं और साथ ही साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं नई इंडस्ट्री। इसके आगे के कदम क्या होने चाहिए उन राज्यों के लिए जो कि छोटे राज्य हैं या जहां पर रिसोर्सेज कम है, पोटेंशियल लेकिन काफी ज्यादा है? पांडे सर जी, नहीं, ऐसा है कि उन राज्यों के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट हब्स, इस तरह से इस स्टेट के नीचे ले जाकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो बिजनेस इकोसिस्टम है, आपको पता है कि उसमें एक बड़ी तादाद है एमएसएमई एंटरप्राइजेस की, छोटे और मझोले उद्योगों, तो उनको कैसे कनेक्ट करें डोमेस्टिक मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से, वो एक बड़ा इनेबलर होगा, सिस्टम इनेबलर होगा। उस पर अभी काम चल रहा है, और जब वो सफल होगा तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो जहां रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश हुई हैं जहां लोकेशनल एडवांटेज नहीं था, किसी स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से वो किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का जो रिओरिएंटेशन है वो बिजनेस लॉजिक की वजह से हो रहा है। वो टैक्स या और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से नहीं होगा, तो वो इसी से होगा कि कहाँ रॉ मटेरियल अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर है, क्वालिटी सप्लाई है, लेबर स्किल्ड लेबर है कि नहीं है, रेगुलेटरी रिजीम कैसी है, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन है या आर्बिट्ररी इंस्पेक्शन है, तो इन चीजों पर होगा। और इसलिए ये जो स्टेट्स है इस रिफॉर्म प्रोसेस में जो आगे बढ़ेंगे और ये रिफॉर्म करेंगे, जिसके लिए एक तय एजेंडा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिमूव करना, बिजनेस कॉस्ट रिमूव करना, फैसिलिटेट करना,
अभी जैसे फेसलेस असेसमेंट है, ये अक्रॉस द बोर्ड है, नए इन्वेस्टर, पुराने इन्वेस्टर, हर स्टेट के लिए। तो सेंटर अपना काम कर रहा है और उसको सप्लीमेंट करते हुए जो स्टेट आगे बढ़ के करेगा वो बिजनेस को ले जाए। मिस्टर अग्रवाल, और क्या इंडस्ट्री चाहती है इस वक्त राज्यों से, क्योंकि काफी कुछ माहौल पहले से बदल रहा है सुविधाओं के लिहाज से, और चाहे उनके काम करने में जो एटमॉस्फेयर है, या फिर मैं कहूँ कि विंडो जो सिस्टम था, मल्टी विंडो या फिर मल्टी लेयर सिस्टम, उसमें काफी सुधार हुआ है। देखिए, मैं बहुत सारे स्टेट्स में वन विंडो सर्विस शुरू की है, लेकिन वन विंडो सर्विस सिर्फ एप्लीकेशन डालने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जैसे टाइम बाउंड उसका क्लियरेंस नहीं होता, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपकी 1 महीने के अंदर या 40 डेज, 45 डेज एक टाइम लिमिट करके अगर आपकी परमिशन नहीं आती, तो इट शुड बी ए डीम्ड परमिशन। एक तो ये प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, मेरा मानना है कि जैसे स्टेट के अंदर अभी हमने ये कंपटीशन किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ऐसे ही ये हर एक स्टेट को अपने फर्दर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस दिन हम रैंकिंग कर देंगे, क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं, जब तक डीएम लेवल पे इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक हम रियल ग्राउंड लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रैंकिंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें। और दूसरा, जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, मेरे हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बात देख लीजिएगा, उसकी वहां की कुछ खूबियत है, कुछ खास बात है। वहां की जो प्रोडक्ट, जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, कोर कॉम्पिटेंस है, हम उसका क्लस्टर बेस्ड वहां पर सिस्टम शुरू करें। जो कॉमन फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर बनाए, ताकि वहां की जो एमएसएमईज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उसको सारी सपोर्ट मिले। कॉमन फैसिलिटीज के लिए हम गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सकती है, मार्केट एक्सेस के लिए सपोर्ट कर सकती है, फंडिंग के लिए एक इस तरह का एक सभी को कॉमन फंडिंग वहां से मिल सके। तो इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और ये स्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट हो, तो मेरा मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक इंक्लूसिव ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, जो एक इक्विटेबल ग्रोथ की बात करते हैं, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। बट अदरवाइज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो अभी बात हो रही थी, अभी ये जो कोविड की वजह से अब जो ये आत्मनिर्भर अभियान की बात करी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फोकस है कि हम इंडिया का मेक इन इंडिया करें। और जो हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है, हम जैसे अब चाइना की बात करते हैं कि एज ए पीएचडी चैम्बर भी हमने आज बोला कि चाइना से हमें सारा इंपोर्ट स्टॉप कर देना चाहिए, या तो हम उसको डाइवर्ट करें अपने फ्रेंडली कंट्रीज में, जो कि हमें एक्सपोर्ट के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जहां पर हो सके हम कैपेसिटी क्रिएट करें अपने यहाँ पर डोमेस्टिकली, और डोमेस्टिकली इसको बनाएं। तो जो हमारे बद्री जी बोल रहे थे कि डोमेस्टिक में हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स नहीं आ रहे, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, वो डेफिनेटली आएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड होना भी बहुत जरूरी है इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होने के लिए। बद्री सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त कम है। स्टेट में एक सुझाव ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रैंकिंग लाना होगा, उसको भी इवैल्यूएट करना चाहिए। कुछ और ऐसे स्टेप आपको लगता है जिनकी जरूरत है स्टेट्स में? मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में रैंकिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि जो स्टेट्स ने रिफॉर्म्स किया है और आप टाइम बाउंड की क्लियरेंसेस के बारे में मांगते हैं, the same way this industry should also come up with time bound implementation of projects. ये नहीं कि आपने क्लियरेंसेस ले लिया और 10 साल के लिए बैठ गए। ये भी नहीं है कि बैंक से आपने लोन ले लिया लेकिन कहीं और डाइवर्ट हो गया। मेरा मतलब यह है कि भाई आप जो पार्टनरशिप के हिसाब से करेंगे स्टेट्स और इंडस्ट्री, मुझे लग रहा है कि ये रिफॉर्म का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो सिर्फ आप फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर ही आप निर्भर रहेंगे। फिर आत्मनिर्भर कैंपेन का जो बेसिक मकसद जो प्रधानमंत्री की मन में शायद है, तो वो अचीव करने में मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरी तरह से हो सकता है। मुझे लग रहा है कि भाई जैसे रिफॉर्म्स टाइम बाउंड होना चाहिए, आपको क्लियरेंसेस टाइम बाउंड पे होना चाहिए, स्टेट ओन फैसिलिटीज होना चाहिए, कॉमन फैसिलिटीज, ये सब देने के लिए बहुत सारा स्टेट्स रेडी है, क्योंकि आपस में स्पर्धा बढ़ चुका है। लेकिन स्पर्धा के बाद आप मान लीजिए कि
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आगे नहीं आएंगे, फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्यों भारत का इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स की तुलना में आगे बढ़ने में संशय दिखा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।